हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी में विज्ञान। मैं आज छोड़े आप सभी के लिए लेकर आए क्लास 12 का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स या फिर रिएक्शन काइनेटिक्स होती क्या है। बेसिकली ये स्टडी है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर उसकी प्रोसेस की स्टडी करने को। ओके, अब देखो जो केमिकल काइनेटिक्स है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट आता है ना किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, उसको बोलते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स या फिर ये अपना रिएक्शन काइनेटिक्स। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये ग्राफ पे कंसंट्रेशन बाय टाइम का अपन आगे चल के अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन रेट की। रिएक्शन रेट को अपन ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है वो किस स्पीड से किया जा रहा है। जी हाँ, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को जो पता लगा रहे हैं अपन उसको अपन रिएक्शन रेट कहेंगे। इंग्लिश में अपन कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच रिएक्शन अकर या फिर हैपन्स। ओके, अब देखो एक रिएक्शन है ना तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक उसके अंदर जो रिएक्टेंट है ना पूरी तरीके से यूज़ ना हो। जब तक रिएक्टेंट है तब तक रिएक्शन होता रहेगा। ये ग्राफ है कंसंट्रेशन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जैसे इससे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन अपना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला अपन को, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, प्रेशर के एंड टेम्परेचर के। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यही अपना रिएक्शन रेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब चलिए इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि टाइम के साथ ही कंसंट्रेशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा यदि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। ओके, यही अपने रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में जानेंगे। ओके, ये थोड़ा सा मीम है, इसको थोड़ा साइड कीजिए। चलिए जानते हैं। अब देखो ये कुछ फैक्टर्स है जैसे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये सारे फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते। देखो यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और कैटलिस्ट भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। आई होप आपको फैक्टर समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की। देखो जो रेट लॉ होते हैं बेसिकली एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। ओके, इसमें मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन पता कर पाते हैं अपन रेट लॉ की हेल्प से। अब जो रेट लॉ की इक्वेशन है ना वो क्या है, रेट बराबर के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है ना ये ऑर्डर है ओवरऑल रिएक्शन का, और ए भी अपने कंपोनेंट है, और के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में भी अपन आगे जानेंगे। और एक्स ऑर्डर यहाँ पे जो ए है ना एक्स ऑर्डर का है और बी अपना वाई ऑर्डर का है। अब आपको रेट लॉ समझ आ गया होगा। बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। बेसिकली जो रेट कांस्टेंट होता है वो रिलेट करता है स्पीड को, यानी किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को रिलेट करता है अपना रेट कांस्टेंट। ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट की बात कर रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ पे जो की होता है ना वो कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। अपन को पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के ऊपर, लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है रिएक्शन के कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके, यानी कोई भी रिएक्टेंट है तो उसके कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है अपना रेट कांस्टेंट, जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, यानी प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आपको रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, ये डिफाइन करता है एज अ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी किसी भी रिएक्टेंट की जो पावरों का सम होता है उसको अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभी रिएक्टेंट की पावर का मतलब क्या होता है, देखो अभी अपन ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, कि ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। यहाँ पे जो ऊपर पावर लगी ना एक्स एंड वाई, इन सब का जो सम होता है उसको ये अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे नीचे देख लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एन बराबर एक्स प्लस वाई, और रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला था रेट बराबर के ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर वाई, या फिर कितना भी अपन लगा लीजिए जितनी आपको रिएक्टेंट दे रखा हो। ओके, अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ आ गएगा। बेसिकली फॉर्मूला सिंपल सा एक्स प्लस वाई, आपको जो भी पावर दे रखी है उसका सम करना है और कुछ नहीं करना। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना उसका डिफरेंट ग्राफ होता है अलग अलग ऑर्डर में। देखो बेसिकली अपन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ते हैं और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी कई बार पढ़ते हैं। अब इनका ग्राफ दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बेसिकली इसको डिनोट करता है कि कितनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज़ है ना, यानी जैसे कि एटम हो गया, आयन हो गया, फिर मॉलिक्यूल हो गया, वो पार्टिसिपेट कर रही है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में या फिर केमिकल रिएक्शन में। देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्री वर्ड है इसका मतलब आपको लास्ट में समझ आ जाएगा। इसमें अभी याद इतना रखना है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ है ना जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल दे के आपको रिएक्शन की इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर। सो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर के बारे में। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपन जीरो ऑर्डर से। देखो जीरो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन के। ओके यानी कांस्टेंट लाइन में रहती है। फॉर्मूला होता है ए बराबर ए नोट माइनस के नोट टी। ए यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन, ए नोट यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, के नोट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हो गया, और टी यहाँ पे हो गया टाइम। ओके आई होप आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का थोड़ा बेसिक समझ आ गया होगा। चलिए इसके ग्राफ देखते हैं। देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ऊपर वाला अपना दिखा रहा है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन, यानी इंडिपेंडेंट रहते इसलिए कांस्टेंट लाइन जा रही है, कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा। दूसरा दिखा रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है टाइम के साथ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। ओके अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन देखते हैं मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन, यानी ये एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कंसंट्रेशन की इंक्रीजमेंट के साथ, और इसमें जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो होती है 0.693 अपॉन में के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, और टी फुल टाइम की वैल्यू होती है यहाँ पे 2.303 बाई के लॉग 10 ए नोट बाई ए नोट यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और ए यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका स्लोप होता है के, आई मीन माइनस के, और जो जीरो ऑर्डर होता है उसका भी माइनस के ही होता है स्लोप। ओके चलिए क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलिए जानते हैं। अब हम बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे देखो जो स्यूडो वर्ड है इसका मतलब होता है झूठा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि है ना ऐसे रिएक्शन जो कि है ना एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते, लेकिन अब वो अपीयर होता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसका रीजन क्या है, कंसंट्रेशन की इंक्रीजमेंट की वजह से है ना एक से ज़्यादा रिएक्टेंट में, इस कारण ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन को अपीयर होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। यही अपना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे एक रिएक्शन अपन को फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लगे लेकिन एक्चुअली में वो वैसा होता नहीं है। और ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है एक CH3CW, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल, इसको याद कर लीजिएगा। और ये सुक्रोज वाला अपना दूसरा एग्जाम्पल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का, इसको भी याद कर लीजिएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है ये भी। अब देखो जो जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के बीच में कुछ जो डिफरेंसेस है उसके बारे में मैंने ग्राफ चार्ट बना दिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, इसमें स्लोप लॉ एटसेट्रा दिया गया है। अब हम बात करते हैं एरेनियस इक्वेशन की। जी हाँ, एरेनियस इक्वेशन। अभी जो इक्वेशन है ना बेसिकली डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कांस्टेंट और टेम्परेचर। ठीक है ना, किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर के साथ में रिलेशनशिप बताता है अपना एरेनियस इक्वेशन। फॉर्मूला हो जाता है अपना K = AE की पावर माइनस EA अपॉन में RT। सबका मीनिंग दे रखा है आपको यहाँ पे जो ए है ना वो एरेनियस कांस्टेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जूल मोल इनवर्स की इसकी यूनिट होती है, और आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके आई होप आपको एरेनियस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, आई मीन इक्वेशन समझ आ गई होगी, इसकी डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। अब चलिए इसे एक सिंपल सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखने से पहले आपको ये बता दूं, जो एरेनियस इक्वेशन है ना रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है, और ये डिटरमाइन करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी ईए को डिटरमाइन करने में हेल्प किया जाता है। एरेनियस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए। अब चलिए ग्राफ देखते हैं। देखो ये है अपना ग्राफ ln यानी log k बाय हाफ ऑफ टाइम। ओके, और स्लोप इसका रहता है अपना माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर, यानी गैस कांस्टेंट। अब देखो जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, फॉर्मूला अपन ऊपर वाला यूज़ करते हैं log k2 बाई k1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाई 2.303 RT2 एंड मल्टीप्लाई करवाते हैं अपने T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ओके, ये अपना फॉर्मूला जिससे अपन निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या फिर गैस कांस्टेंट, जो भी अपन निकालना चाहे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी की। देखो जो कॉलिजन थ्योरी ने वो कहता है कि पार्टिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ठीक है, यानी हिट करेंगे एक दूसरे को, तभी कॉलिजन थ्योरी एप्लीकेबल, यानी केमिकल रिएक्शन होगा। और जो कोलाइड करेंगे ना, एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायर होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये लोग कोलाइड करेंगे। ओके, और सभी कॉलिजन सक्सेसफुल नहीं होते।
सो अब थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज की बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो पॉसिबल लीस्ट पॉसिबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहता है। वो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की। देखो, कोई भी एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, आई होप आपको एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये ग्राफ दे रखे, ग्राफ देख लीजिए, पॉइंट के बेसिस पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते मैथमेटिकली, और जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ना, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ऐड करके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। ये एप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स के लिए, और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा केवल और केवल अपने एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये वेरिएबल होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इन वेरिएबल होते हैं। ये कुछ डिफरेंस है, इसको नोट कर लीजिए, अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलिए लास्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स यानी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल स्टेप में ख़त्म होना होता है। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री रिएक्शन है सिंपल होते हैं नेचर में, और जो नॉन एलिमेंट्री तो कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर के अंदर। ओके, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना इंटीजर में होता है, और इसका अपना होल नंबर या जीरो कुछ भी हो सकता है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं ना, इसका जो ऑर्डर होता है ना रिएक्टेंट का, वो रेट इक्वेशन आइडेंटिकल होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, जबकि कॉम्प्लेक्स में एकदम हट के होता है। ओके, यही थे कुछ डिफरेंस अपने एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री यानी कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में ऐड जरूर कीजिएगा। ये अपना लास्ट टॉपिक था। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा ज्ञान। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।